कि आप कर्जा लेके भाग नहीं जाओगे तो सिक्योरिटी तो होती है। बहरहाल ये सिस्टम में मौजूद है, ये तो सबको मालूम है, इसमें तो कोई अबहम नहीं है। TMCL बैंकिंग स्ट्रक्चर, शेख महमूद अहमद की बात। ये जो एक लाइन आप देख रहे हैं ना, इसमें क्रेडिट क्रिएशन और रिजर्व सिस्टम को एक दूसरे से अलग कर दिया। किस तरह हुआ ये? सबसे पहले शेख महमूद अहमद का एक अहम कॉन्सेप्ट समझ लें। 1000 का मतलब ये है कि ये फर्म आई है, वो कह रही है कि मुझे 1000 रुपए चाहिए 1 साल के लिए कर्ज। ये देखें, इसका मैं ये मतलब लूंगा, 1000 का मतलब है कि मुझे 1000 रुपए 1 साल के लिए कर्ज चाहिए। बैंक, ये फर्म आई है, बिजनेस फर्म, वो कहते हैं कि मुझे ये कर्ज चाहिए, ठीक है ना। बैंक उसको कहता है आपको ये कर्ज दिया जा सकेगा, ठीक है, ये हम आपको ये कर्ज दे सकते हैं, लेकिन एक काम आपने करना है कि 1000 रुपए आप 1 साल के लिए मुझसे कर्ज ले रहे हैं, बिल्कुल ले लो, लेकिन तुम 100 रुपए मुझे 10 साल के लिए तुम मुझे कर्ज दे दो। शेख महमूद अहमद का उसूल ये है, कॉन्सेप्ट जो बेसिक ये है कि 1000 रुपए 1 साल में जितना कमाएंगे 100 रुपए 10 साल में उतना ही कमाएंगे। यह आसान मतलब ये है कि 100 ضرب 10 से वही बनता है जो 1000 ضرب 1 से बनता है, कि मैं तुम्हें कर्ज देता हूं तुम मुझे कर्ज दो। मैं बेशक आप इसी पैसे से कर्ज उठा के 900 अपने पास रखे 100 उसको दे दो, खैर कोई मसला नहीं है, जरूरी नहीं कि आपके पास जेब में पैसे हो। 1000 रुपए बैंक फर्म आता है, कहता है कि मुझे 1000 रुपए चाहिए 1 साल के लिए। बैंक उसको कहता है कि ठीक है 1000 रुपए आप 1 साल के लिए ले लो, लेकिन 100 रुपए मेरे पास 10 साल के लिए छोड़ दो, 100 रुपए मेरे पास 10 साल के लिए छोड़ दो। 1 साल जब गुजर जाएगा तो फर्म ये 1000 रुपए वापस करने का पाबंद हो जाएगा। 1 साल बाद 1000 रुपए वापस करने का पाबंद हो जाएगा, अलबत्ता अपने 100 रुपए का 10 साल बाद हकदार बनेगा। बाकी इसमें कोई हिसाब नहीं करेंगे एक्सेप्ट दिस के साल पूरा हो गया है, 1000 लिए थे 1000 ही वापस करेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे कि इस दौरान इन्फ्लेशन आ गया कि डिफ्लेशन आ गया, कोई भी बकवास हो गई, हम कुछ नहीं सोचेंगे, बस 1000 दिए थे 1000 लेंगे, जो गिनती में 1000 लिए थे वही गिनती में 1000 वापस लेंगे। इसी तरह उससे जो 100 रुपए लिए हैं उसको भी वही 100 रुपए वापस करेंगे। सही होगा क्या? देखिए, अगर आप गौर करें तो जो 100 रुपए आए हैं क्रेडिट के क्रिएशन में, सारे के सारे जो है ना वो लोन्स में बिजनेस फर्म के पास चलेंगे, और जो 1000 रुपए वापस आ रहे हैं इसको अगर हम लोन कहते हैं तो इसको हम कहते हैं काउंटर लोन, लोन काउंटर लोन, काउंटर लोन। अब इसके बाद एक अहम बात आ जाती है, और वो ये कि बैंक जब किसी को 1000 रुपए देता है तो एक्चुअली 1000 रुपए नहीं दे रहा होता, बैंक चेकबुक देता। बैंक 1000 रुपए किसी को नहीं देता, चेकबुक दे रहा होता। असल चीज जो वो देता है वो क्या है? चेकबुक है। मुझे याद है मेरे एक स्टूडेंट ने ये एतराज किया था कि 1000 जा रहे 100 आ रहे, ये तो बैंक दिवाली हो जाएगा। कुछ नहीं होता, क्योंकि वो चेकबुक देता। समझ आ गई? बैंक 1000 रुपए उसको नहीं देता, चेकबुक देता। अच्छा, आपके दिल में ये बात आ सकती है कि वो अगली लम्हे चेक लिख के 1000 रुपए के पैसे निकाल सकता है। कल भी सरकार है अबरार ने ये बात डिस्कस कर ली थी, अभी भी मैं आपको बताऊं, थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं कि देखिए मनी एक सर्कुलेशन में गुजर गई है। एक आदमी ने पैसे निकाल लिए, ठीक है, मान लो निकाल लिया, उसने 1000 के 1000 निकाल लिए, चलो, वो इस पैसे का करेगा क्या? देखिए, मैं उस वक्त तस्लीम करूंगा कि उसने चेक के जरिए पैसे 1000 बैंक से निकाल लिए और बैंक में 1000 रुपए कम हो गए, जब वो ये 1000 ले जाके घर में गड़े में दबा ले। वो उसको गड़े में नहीं दबाता, बिलफर्ज वो आटे का कारोबार करता है, 1000 रुपए अगले को देके आटा ला के दुकान में रख लेता है, इसका अकाउंट नीचे अगले का अकाउंट ऊपर, खत्म। ये बैंक और आम इंसान में ये फर्क है कि जब मैं किसी को 100 रुपए कर्ज देता हूं, गौर से सुनिए, जब मैं किसी को 100 रुपए कर्ज देता हूं 1 साल के लिए, तो वो 100 रुपए की पोजीशन 1 साल के लिए मुझसे चली जाती है, मेरे पास नहीं रहती। बैंक जब किसी को 100 रुपए देता है तो वो 100 रुपए बैंक ही के पास रहते हैं, कर्ज भी दे दिए और अपने पास रहे, ये बाहर नहीं जाते, ये गलत है। नतीजा क्या होता है कि ये हर एक को बस चेकबुक तमाता चला जाता है, चेकबुक तमाता चला जाता है और काउंटर लोन लेता चला जाता है, और ये काउंटर लोन एक्चुअल पैसे आ रहे हैं। नतीजा क्या हुआ
कि वो बहुत सारे चेकबुक्स लेकर यहाँ बहुत बड़ी अमाउंट जमा कर दी जाती है। सही, उस बड़ी अमाउंट का कुछ परसेंटेज रिजर्व में रखा जाता है। अब मेरा ख्याल आप लोग समझ गए हैं कि रिजर्व कहां से जनरेट होगा। रिजर्व क्रेडिट क्रिएशन से जनरेट नहीं होगा, वो काउंटर लोन से जनरेट होगा। उसका कुछ पोर्शन रिजर्व में चला जाएगा, कुछ पोर्शन उसका सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा, और बाकी पोर्शन बैंक अपने बिजनेस खोलेगा और उससे हलाल प्रॉफिट कमाएगा। इंटरेस्ट न बैंक लेगा न देगा। और कोई भी शख्स, ये बैंक इस तरह है कि इसके पास अगर आप 100 रुपए रखते हैं, जब भी वापस आओगे आपको 100 रुपए ही मिलेंगे। इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप कमाना चाहते हैं और आपके ख्याल में ये बैंक बहुत ज्यादा कमा रहा है, तो आपके पास बिलफर्ज ये ऑप्शन है कि आप उस बैंक के शेयर खरीद लें। सीधी बात यह है कि इंटरेस्ट पे अगर किसी ने ज़र्ब लगाई है तो वो शेख महमूद है। बहरहाल इसको ये बेसिकली 70% है। ये तो बहुत बड़ी मिकदार में पैसा होगा जो बैंक अपने बिजनेस पे लगाएगा और उसे कमाएगा और उससे अपने अखराजात भी पूरा करेगा और उससे अपनी जरूरतें भी सब कुछ पूरा करेगा। ये बात याद रखें कि ये बैंक न सूद लेता है न सूद देता है। ठीक है, इसके बाद इस किस्म की बातें सर आते हुए डिस्कस करते रहे मेरे साथ कि भाई ये लोग हैं इनको भी कुछ पेमेंट होनी चाहिए। एक बात तो ज़हन में रख लें कि हम इंटरेस्ट के उस तरह खिलाफ हैं जिस तरह इस्लाम उसके खिलाफ है, और पैसे पर पैसा नहीं मिलता है। इसके अलावा इंटरेस्ट का ऑप्शन आपके पास सिरे से नहीं रहा, ना बैंक के पास रहा, ना आपके पास, किसी के पास नहीं है। जो ऑप्शन आप लोगों के पास है वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट आप जिस तरीके से चाहे एक्सरसाइज कर लें। आप खुदा करें उसके शेयर्स खरीदते हैं, बैंक के शेयर्स खरीदते हैं या किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, या बैंक के साथ मिलकर कोई कारोबार करते हैं, उससे बैंक भी एक पार्टनर है, दूसरा भी पार्टनर है। बिलफर्ज ये मुमकिन है कि ये कारोबार आपको बिजनेस बैंक का शरीक हो। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असल बात कि बैंकिंग सिस्टम को इस बुनियाद पर नहीं चलाया जा सकता। देखिए, मैं एक बात कर रहा हूं, एक मैनेजमेंट पढ़ाता हूं, मैनेजमेंट पढ़ी हुई है। एक आसान सी बात आप लोगों से पूछ रहा हूं। एक आदमी ने वुजू के लिए जगह बनाई, और वुजू के लिए जगह इस तरह बनाई कि वो जमीन से काफी नीचे है, और उसने साथ बाल्टी रख ली कि जो इधर वुजू करेगा इसके बाद वो बाल्टी से पानी उठा के बाहर नाली में डालेगा। और दूसरे आदमी ने जो वुजू के लिए जगह बनाई उसने जमीन से काफी ऊंची बना दी, नाली से काफी ऊंची बना दी कि पानी खुद बाहर जाएगा। मेरा ख्याल में आप लोग समझ रहे हैं कि कौन सा सिस्टम बेहतर है। ये सिस्टम सिस्टमैटिकली सारा गंद बाहर फेंकता है, गंद इकट्ठा नहीं करता। ठीक है, इसको कुछ हिसाब करने की जरूरत नहीं कि एक साल में उसने 1000 से कितना कमाया, मुझे क्या जरूरत है, मुझे बस अपने 1000 चाहिए। इसी तरह फर्म को 10 साल बाद अपने 100 रुपए मिल जाएंगे। हिसाब करने की जरूरत नहीं है कि उसने बैंक ने 100 रुपए से 10 साल में कितना कमाया, कुछ नहीं। हिसाबात करने की जरूरत ही नहीं है। ना एक दूसरे के अकाउंट जाकर देखने की जरूरत है और बिजनेस का राज खोलने की जरूरत है। इस किस्म की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। द सिंपल एज दैट, इतना सिंपल सिस्टम मैंने नहीं देखा और कोई भी। और एक बात मैं अर्ज करूं, मैं एक आलिम के साथ बैठा था, वो कह रहे थे कि हमारे पास इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मुशारकत मुदारबत के हक में, लेकिन वो कह रहे थे कि इसके लिए ज्यादा ईमानी लेवल चाहिए, ज्यादा ईमानी लेवल चाहिए, इसके बगैर होगा नहीं, क्योंकि अगला अपना पे मुनाफा छुपाएगा। मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा मुफ्ती साहब माफ कीजिएगा, मेरा खुद भी तबलीगी जमात से ताल्लुक है। मैंने उनसे ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग बेहतर थी कि हमारी तबलीग बेहतर है। मेरा ख्याल में इसमें शक की कोई बात ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की तबलीग के बराबर जो है ना, मैं बराबर तो किसको कहते हैं, उनके पांव के हक के बराबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब उनकी तबलीग से मुनाफिक खत्म नहीं हुए, जब उनकी तबलीग से मुशरिक खत्म नहीं हुए, जब उनकी तबलीग से काफिर खत्म नहीं हुए, तो हमारी तबलीग से खत्म हो जाएंगे। ये सारे मौजूद रहेंगे।
इसलिए मैंने बिल्कुल स्टार्ट से कहा था कि इस किस्म के सिस्टम को आप ईमान के बुनियाद पर खुदारा डिजाइन मत करें, ईमान का एजम्पशन मत ले, इसको इंसान की बुनियाद पर डिजाइन करें, होमोसिपियन की बुनियाद पर डिजाइन करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंसान ये समझे कि ये सिस्टम मेरे फायदे में है और वो खुशी से उसको ऑपरेट करे। टीएमसीएल इंटरेस्टलेस है इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर। किस तरह हम इकोनॉमिक्स चेक इस पे अप्लाई करते हैं, याद है ना, पेशावर से ए आया, लाहौर से उसने बी से 1 लाख रुपए का कर्जा लिया, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट उसको दे दिया। अब मसला ये है कि मैंने बताया था ना कि वो इस चेक से गुजर सके। अब देखें होगा ये कि ये जो लाहौर का बंदा ये 1 लाख रुपए का प्रॉमिसरी नोट लेके टीएमसीएल बैंक के पास आता है, कहता है 10 दिन बाकी हैं, अभी वक्त पूरा नहीं हुआ और लेकिन मुझे ये पैसे नकद चाहिए, मुझे खरीदारी करनी है। बैंक उसको कहेगा मेरे हिसाब से ये बात इस तरह है कि आप 1 लाख रुपए 10 दिन के लिए कर्ज ले रहे हो। मेरे हिसाब से ये बात किस तरह है, 1 लाख रुपए 10 दिन के लिए कर्ज ले रहे हो, 1 लाख रुपए 10 दिन के लिए कर्ज ले रहे हो। अब गौर से सुनिए, 1 लाख रुपए और 10 दिन, 1 लाख और 10 का मल्टीपल क्या बनता है, 10 लाख, सही। बैंक उसको कहता है कि तुम इस तरह करो कि 10,000 रुपए 100 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दो, वही काउंटर लोन, और 90,000 ले जाओ, 90,000 ले जाओ, 10,000 रुपए 100 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दो। लाहौर वाले ने कहा, वैसे लाहौर वाले इतने बेवकूफ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं, हमसे तो बहुत ही अच्छे हैं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, बात समझाने के लिए कह रहा हूं। उसने कहा लेकिन जनाब मुझे तो 1 लाख चाहिए। उसने कहा वो दूसरा तुमसे ज्यादा होशियार था, 1 लाख का प्रॉमिसरी नोट तुम्हें दे क्या यार, तुम 90,000 नकद दे दो और 10,000 के प्रॉमिसरी नोट तुम दे दो ना। असल बात यह है कि 1 लाख की खरीदारी अब तुम कर सकते हो, तुमसे 1 पैसा भी नहीं काटा गया। असल बात यह है कि 1 लाख की खरीदारी कर सकते हो। अब बैंक 10 दिन बाद पेशावर वाले के पास जाके उसे पूरे 1 लाख ले लेगा। अलबत्ता जो 10,000 रुपए उसके पास 100 दिन रहेंगे, उस 100 दिनों में बैंक ने उस 10,000 से जितना कमाया बैंक का कमा भी लिया। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि टीएमसीएल इंटरेस्टलेस है इकोनॉमिक्स ग्राउंड पर। अब बात करते हैं कि इस सिस्टम में ये लोन कैसे रिटर्न किया जाएगा। बजाय तो ये लग रहा है कि ये 1,000 रुपए ये 1 साल बाद वापस करेगा, फर्म 1,000 रुपए 1 साल बाद वापस करेगी और अपने पैसे 10 साल बाद उसको वापस मिलेंगे। इस तरह नहीं होगा। होगा ये, इसने 1,000 रुपए 1 साल के लिए ले लिए और उसको 100 रुपए 10 साल के लिए दे दिए। ये किस वक्त हुआ, टाइम 0 पर, अभी टाइम 0, अभी ये काम हुआ। 1,000 रुपए इसको मिल गए, 100 रुपए बैंक को मिल गए, 1 साल गुजर गया, टाइम 1 हो गया। समझ आ गई बात, टाइम 1 हो गया। बड़ा ही बेवकूफ बिजनेसमैन होगा कि 1,000 रुपए उसको वापस करेगा। आसान तरीका ये कि 100 रुपए और दे दो, 100 रुपए और दे दो और 1,000 रुपए 1 साल के लिए और रख लो। टाइम 1 पे 100 रुपए और दे दिया, टाइम 2 हो गया 100 रुपए और दे दिया, टाइम 3 हो गया 100 रुपए और दे दिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और से सुने, 0 से शुरू हुआ था, 0 पर उसने 100 रुपए पे किए थे। जब 0 से लेके 9 तक 10 हो गए, 0 से लेके 9 तक 10 हो गए। जब टाइम 9 हो गया उसने 100 रुपए दे दिए, तो इन दोनों का हिसाब बराबर हो गया। असल में सिर्फ इतना हुआ है कि उसने 1,000 रुपए लिए हैं और 100 रुपए के 10 किस्तों में वापस कर दिए, खत्म। सूद कुछ नहीं दिया, 1,000 रुपए भी वापस नहीं किए, 10 साल इस्तेमाल कर लिए। 1 साल किसको कहते हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि उसने ये देखना है कि क्या 1,000 रुपए से मैं 1 साल में 100 से ज्यादा कमा सकता हूं। उसको बस सिर्फ ये एनालिसिस करनी है, 1,000 रुपए पर मैं 1 साल में 100 से ज्यादा कमा सकता हूं। अगर वो 100 से ज्यादा कमा सकता है वो ये लोन लेगा, क्योंकि 100 से ज्यादा कमाएगा तो उसको 100 देगा और कुछ अपने पास रखेगा। अगर 100 से ज्यादा वो नहीं कमा सकता तो वो ये लोन नहीं लेगा। तो काउंटर लोन जो बेसिकली रिटर्न होगा
वो बेसिकली जो है इस तरह रिटर्न होगा जैसे कमेटी रिटर्न होती है, जैसे कमेटी रिटर्न होती है। इसके बाद बैंक काउंटर लोन का क्या करेगा वो मैंने बता दिया आपको। उसका कुछ पोर्शन वो रिजर्व में, कुछ स्टेट बैंक, कुछ अपने पास, और बाकी का वो अपना कारोबार करेगा। इस सिस्टम में इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? सर आपने जवाब दे दिया है कि अगर कंजम्पशन स्पेकुलेशन पर्पसेस के लिए लोन ना दिया जाए तो कोई मसला नहीं है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता। अलबत्ता एक चीज रहेगी, वॉर का इलाज में इस सिस्टम के पास है ना दूसरे के पास है, किसी के पास भी नहीं है, कि वॉर में बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है, वॉर में बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है, तो उस मुमकिन है कि उस सूरत में गवर्नमेंट को इजाफी खर्चे लेने पड़े। एक ये जो चीज है, ये जो बात डिस्कस हो रही है, न्यू मॉनेटरी कंट्रोल मैकेनिज्म, ये जो चीज डिस्कस हो रही है, इसके मुताबिक मैं अर्ज करता हूं, ये जरा टेक्निकल है। ये जो रिजर्व है इसका एक काम और भी है, और वो ये कि बैंक जब रिजर्व रेट बढ़ा देता है तो वो मार्केट से पैसा खींच लेता है। मौजूदा सिस्टम में मैं बता रहा हूं, कन्वेंशनल सिस्टम में बैंक जब रिजर्व रेट बढ़ा देता है तो मार्केट से पैसा खींचता है। जब हमने रिजर्व खत्म कर लिया तो मार्केट से पैसा कैसे खींचेंगे अगर किसी को जरूरत पड़ी तो उसके लिए ये कोई जरूरी है कि 1000 रुपए एक साल के लिए दिए जाए तो काउंटर लोन यही होगा कि 100 रुपए 10 साल के लिए? ये भी तो हो सकता है कि 200 रुपए 5 साल के लिए। अब उसको ये सोचना पड़ेगा कि 1000 से मैं साल में 200 से ज्यादा कमा सकता हूं। पहले तो वो 100 से ज्यादा सोच रहा था, अब 200 से, अगर उतना नहीं कर सकेगा वो लोन नहीं लेगा, मार्केट से पैसा खींच जाएगा। तो मॉनेटरी कंट्रोल मैकेनिज्म और भी बनाए जा सकते हैं, ये कोई आखिरी नहीं है कि बस यही एक कुरान का हरफ रह गया। नए सिस्टम के क्या इफेक्ट्स हैं ये मैं आपको दावत दे रहा हूं कि आप इसको खुद सोचें। फिस्कल डेफिसिट पे क्या इफेक्ट होगा? ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट ये है कि गवर्नमेंट के पास टैक्सेस से कितना पैसा आता है और गवर्नमेंट एक्सपेंस कितना करती है। राइट नाउ ये हो रहा है कि गवर्नमेंट के पास टैक्सेस से पैसा आता है 100 रुपए, खर्चा करती है 120 रुपए। ये जो 20 रुपए है ना, ये खसारे की सरमायाकारी से की जाती है, ये इसको डेफिसिट कहते हैं, ये नुकसान की सरमायाकारी है। इस फिस्कल डेफिसिट पे क्या असर होगा ये मैं आपको दावत दे दूं कि आप अपने तौर पे सोचें कि इसको मैं हर बात आपको नहीं बताना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप लोग इन बुक्स को पढ़ें और इसको खुद तलाश करें। ट्रेड डेफिसिट पे क्या इफेक्ट होगा? ट्रेड डेफिसिट इसको कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करते हैं 100 रुपए के, इंपोर्ट करते हैं 120 रुपए के, ट्रेड डेफिसिट है। इस पे क्या इफेक्ट होगा ये भी मैं आपको सोचने की दावत दे रहा हूं, मैं खुद नहीं बताता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? एक बात मेरी याद रखिएगा कि प्रॉफिट से कभी भी गलत डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। ये बात याद रखें कि प्रॉफिट कोई एक आध दफा ही जिंदगी में कोई किस्मत लग जाती है और एक आदमी को ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन जब उसको वो हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखता है वो इंटरेस्ट की वजह से होता है। प्रॉफिट से सारी जिंदगी आदमी मजे नहीं कर सकता, अगर कभी प्रॉफिट होता है तो नुकसान भी होता है। ये जो उसको वो हमेशा की देता है, वो उसको जो हमेशा अपने पास रखता है, इसकी असल वजह यह कि मार्केट में इंटरेस्ट मौजूद है। आप इंटरेस्ट को खत्म कर दो, आज प्रॉफिट है कल नुकसान होगा, ये पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। साथ ही आपका विरासत का सिस्टम और कई एक और सिस्टम मौजूद है, वो इस सिस्टम को खुद ही सेट कर देगा। मोनोपोलीज पे क्या इफेक्ट होगा? मोनोपोली के बाद आपको पता है इंडस्ट्री में एंटर होने का असल जो मसला है वो मनी का होता है, और अगर मनी इंटरेस्ट के बगैर अवेलेबल है तो लोग इंडस्ट्री में जो मोनोपोलिस्ट हैं उसकी इंडस्ट्री में आएंगे और उसकी मोनोपोली खत्म होगी। रिसोर्सेज की एम्प्लॉयमेंट मेरे ख्याल में आप खुद सोचें कि अच्छी होगी बुरी होगी। एक और चीज है स्मॉल स्केल इंटरेस्ट बेयरिंग ट्रांजेक्शन। हमारे पेशावर में मैंने कई एक खवातीन को देखा कि उन्होंने अपना जेवर बेच के कसाई को कर्ज पे दे दिया 40% इंटरेस्ट रेट, 40% इंटरेस्ट रेट पे, और मजीद ये कि रोजाना 1 किलो गोश्त लगाता है। ये अब अगर आपको बगैर इंटरेस्ट के पैसा अवेलेबल है तो मेरे ख्याल में आप इस किस्म के ट्रांजैक्शंस में नहीं जाएंगे। ये वाहिद सिस्टम है कि जो आवाम के आपस के भी कर्जों को, सूदी कर्जों को खत्म करने की सलाहियत रखता है। और रिसर्च और डेवलपमेंट का तो मैं इतना ही कहूंगा कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, जो वो फ्री में अवेलेबल है, तो रिसर्च भी बहुत होगी, डेवलपमेंट भी बहुत होगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना बर्दाश्त किया।